हाय एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला। मेरे यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला पे आप सभी लोगों का स्वागत है। स्टार्ट करते हैं सेकंड सेशन, जिसमें हम लोग ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के कैट 2022 में आए हुए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन एज अ होमवर्क दिया था और मैंने बोला भी था कि जो हमारी आज का सेशन रहेगा इसमें मैं आपको जो दोनों क्वेश्चंस कराऊंगा वो दोनों क्वेश्चंस इक्विलैटरल ट्रायंगल से रिलेटेड है। ठीक है, एंड वन मोर थिंग गाइस, लास्ट क्लास में आपने देखा था ना ज्योमेट्री के कितने इजी क्वेश्चंस आ रखे थे जो सीरियसली मतलब पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड थे। दो क्वेश्चन तो पाइथागोरस थ्योरम हो गया, ट्रायंगल के टाइप्स हो गए, पॉलीगन हो गए। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें कवर करके जानी है एग्जाम में। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। दिस इज अवर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है एमबीए पाठशाला। आप लोग इसको जरूर ज्वाइन कर लेना क्योंकि आपको सारे के सारे अपडेट्स यहीं पर मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए जी। सो दिस वाज द क्वेश्चन जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था। अब मैं इसका सॉल्यूशन आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। ये लिटरली इतना इजी क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन है। हम लोगों ने बचपन में क्वेश्चन मतलब आई थिंक क्लास 9th में डिस्कस किया था। ठीक है, तो अब देखो यार कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एबीसी इज 3 सेंटीमीटर। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है, एबीसी। ये बनाया मैंने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, आप इसके जो साइड है वो 3 सेंटीमीटर है। लेट डी बी अ पॉइंट ऑन बीसी, लेट डी बी अ पॉइंट ऑन बीसी सच दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी इज हाफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी। एडीसी का जो एरिया है वो हाफ है एबीडी के। तो सबसे पहले तो इनका नामकरण कर लेते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को हम लोगों ने ए बोल दिया, इस पॉइंट को हम लोगों ने बी बोल दिया, इस पॉइंट को हम लोगों ने सी बोल दिया। ठीक है, और इसमें हर साइड 3 सेंटीमीटर की है। D be a point on BC such that area of triangle ADC is half the area of triangle ABD. ABD का हाफ, ABD का हाफ मतलब D कुछ पॉइंट यहां पे रहा होगा। तो ये जो ट्रायंगल है ABD, ये जो ट्रायंगल है ABD, ABD एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD का अगर मैं हाफ कर देता हूं तो मुझे ADC का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, यहां पे दिया हुआ भी है। अगर आप लोग थोड़ा सा लॉजिकली सोच पा रहे हो, D be a point on BC such that the area of triangle ADC is half the area of triangle ABD. ABD का हाफ करो तो ADC का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा वैसे ABD का एरिया होगा कितना? हाफ बेस इनटू हाइट। कुछ नहीं पता तो ये तो पता ही है ना बचपन से, ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इनटू हाइट होता है। तो बेस तो BD है, इस ट्रायंगल का हाइट कितना होगा? इस ट्रायंगल की हाइट को हम लोग H मान लेते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD और एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC का जो रेशो दिया हुआ है, ADC का जो एरिया है ना वो हाफ है ABD से। तो ये 2 है तो ये 1 है। ठीक है, अब ABD का एरिया कितना होगा? हाफ। बेस कितना है इसमें? BD। और हाइट कितना माना मैंने इसका? H अपॉन हाफ। बेस कितना है इसका? CD। और हाइट कितना माना मैंने? H। ये रेशो कितना है? 2/1 है। अगर मैं यहां पे रिड्यूस करूंगा तो हाफ से हाफ कट गया, H से H कट गया। तो यहां से मुझे BD बाय CD का जो रेशो है, BD बाय जो CD का रेशो है वो कितना है? 2/1 है। द रेशो ऑफ BD टू CD इज 2:1। ठीक है, अब ये बात ना एक्चुअल में हमें डायरेक्टली पता होनी चाहिए। ठीक है, मैं अपनी ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट वीडियोस में बताता भी हूं। ठीक है, कि यार अगर कोई ट्राइंगल है, एक कोई ट्राइंगल है, ठीक है, इस ट्राइंगल का वर्टिकल पॉइंट देखो ये है। अगर इस वर्टिकल पॉइंट से मैंने एक लाइन ड्रॉ करी और इस लाइन को ड्रॉ करने के बाद, ठीक है, जो इसके बेस का रेशो होगा ना वही एरिया का रेशो होगा और इसका वाइस वर्सा भी वैलिड है। मतलब अगर ये बेस 5 है, ये 3 है, ये पॉइंट मान लो x था, ये पॉइंट y है, ये पॉइंट z है और ये पॉइंट m है। तो आप ये मान लो ym रेशो zm, ym रेशो zm का रेशो 5/3 है, ym रेशो zm रेशो 5/3 है। तो जो बेस का रेशो है वही एरिया का रेशो होगा। बेस का रेशो कितना है? 5 और ये कितना है? 3। अगर बेस का रेशो 5/3 है तो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, इसका एरिया और इस वाले ट्राइंगल का एरिया का रेशो भी 5:3 होगा। मतलब ये बात हमें डायरेक्टली पता होनी चाहिए। बट इसमें एक ही कंडीशन है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इक्विलैटरल ट्राइंगल में होगा, किसी भी ट्राइंगल में, दुनिया का किसी भी ट्राइंगल ले लो आप। ठीक है, बट कंडीशन है वर्टिकल पॉइंट से डिवाइड किया हो। अगर आप किसी ट्राइंगल को वर्टिकल पॉइंट से डिवाइड कर रहे हो तो जो उसके बेस का रेशो है वही उसके एरिया का रेशो होगा। इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशो उतना ही होगा जो बेस का रेशो है। तो वही चीज हम लोगों ने यहां पर अप्लाई की। ठीक है, मतलब ये बेस का रेशो, ये बेस का रेशो 2/1 आएगा क्योंकि हमें यहां पर एरिया का रेशो गिवन था। तो एरिया के रेशो से हम लोगों ने बेस का रेशो निकाल लिया। BD 2 तो ये 1। और आज हमारी किस्मत बहुत अच्छी है, ABC जो इक्विलैटरल ट्राइंगल है
उसकी साइड 3 सेंटीमीटर है, ये 2 है तो ये 1, तो पूरा 3 तो हो रहा है ना, तो एक्चुअल में भी ये कितना होगा 2 होगा, और एक्चुअल में भी ये कितना होगा 1 होगा। ये बात समझ में आती है आप लोगों को? चलो हमें क्या बताना है, लेंथ ऑफ एडी बताना है, एडी का लेंथ बताना है। बच्चों देखो यहां से मैंने किया परपेंडिकुलर ड्रॉ, इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर होता है ना वही नीचे वाली साइड का बाइसेक्टर होता है। नीचे वाली साइड पूरी कितनी है 3 है, सो 3 का आधा, 3 का आधा, ठीक है। हाँ वेट अ मिनट, 3 का आधा कितना होता है मेरे भाई? कहां गया है सब लिखा हुआ, गायब हो गया? नहीं गायब नहीं हुआ, ये रहा। 3 का आधा कितना होता है 3/2, ठीक है। 3 का आधा कितना होता है 3/2, तो यहां से लेके यहां तक ये 3/2 यानी कि 1.5, और यहां से लेके यहां तक ये कितना 3/2, ये 3/2 है, ये 1 है, तो यहां से लेके यहां तक मतलब ये पॉइंट मान लो m है, तो m से लेके d तक कितना होगा 1/2 होगा ना, m से लेके d तक कितना होगा 1/2 होगा। ये कितना होगा हाइट, किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट कितना होता है हमेशा ध्यान रखना, या तो आप लोग इसको निकाल भी सकते हो हाफ बेस इनटू हाइट से। इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो हाइट होता है ना वो होता है साइड का √3 टाइम्स बाय 2, साइड का √3 टाइम्स बाय 2 होता है, साइड कितना है 3 है, तो हाइट हो जाएगा 3√3/2, हाइट हो जाएगा 3√3/2, ठीक है। यानी कि am का वैल्यू कितना हो गया 3√3/2, am 3√3/2 है, और ये बेस कितना है 1/2 है, तो हाइपोटेनस कितना होगा इजिली कोई भी बच्चा सॉल्व कर लेगा, ठीक है। अच्छा ये जब मैंने कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करा है ना, जो कि बेस का रेशो उतना ही होता है जितना एरिया का रेशो, या एरिया का रेशो उतना ही होता है जितना बेस का रेशो, ये उसका इनडायरेक्टली मैंने आपको प्रूफ भी दे दिया है। तो फिलहाल मैं इसको हटा रहा हूं क्योंकि मेरा काम हो चुका है, हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए था जो एरिया का रेशो होता है वही बेस का रेशो होता है, ठीक है। चलो ये बात आई थिंक आप लोगों को आ गई समझ में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं जरा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुझे अब पाइथागोरस थ्योरम लगाना है बस। अगेन ये क्वेश्चन पाइथागोरस थ्योरम का बन चुका है। एडी स्क्वायर जो होगा वो am स्क्वायर, एडी स्क्वायर जो होगा, जो एडी स्क्वायर है ना, एडी स्क्वायर जो होगा वो होगा am स्क्वायर प्लस md स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। तो एडी तो मुझे निकालना है ना, ठीक है। हाँ am कितना है जी, am 3√3/2, उसका स्क्वायर कर दो तो 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, md कितना है 1/2 का, उसको कितना आएगा 1/4 आएगा। इधर एडी एज इट इज 27/4 1/4 28/4 आ जाएगा। तो एडी स्क्वायर कितना आने लग रहा है 28/4, जिसको हम लोग बोलते हैं 7, ठीक है। तो एडी का वैल्यू कितना आ गया यहां से √7 आ गया, ठीक है। अगर मैं एग्जाम में होता तो मैं सीरियसली बताऊं मैं इतना ही पार्ट सॉल्व करता, क्योंकि बाकी सॉल्व करने वाला पार्ट नहीं था, बाकी सोचने वाला पार्ट था। बट एज अ टीचर मुझे एक एक चीज लिख के बतानी होती है, ठीक है, कि बच्चे एरिया का रेशो 2/1 है तो बेस का रेशो 2/1, ये 2 तो ये 1 पूरा मिला के तभी 3 बनेगा, ठीक है। अगर मान लो ये 6 होता तो ये 4 होता, फिर ये 2 होता, फिर हम 6 को 2:1 में डिवाइड करते, बट 3 को अगर 2:1 में डिवाइड करेंगे तो 2 and 1 ही आएगा, ठीक है। तो ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। अब अगर मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, दुनिया का कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल लो, अगर आप उसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो बेस 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। दुनिया का कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल लो, अगर आप उसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो उनका बेस इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो ये पूरा 3 था, तो इधर भी 3/2 इधर भी 3/2, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इधर भी 3/2 इधर भी 3/2, ठीक है। अब ये 3/2 है, ये भी 3/2 है, इतना 1 था तो ये कितना आएगा 1/2 आएगा, यहां से लेके यहां तक कितना आएगा 1/2। हाइट कितना होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का a√3/2, ये भी आई थिंक आपको पता होना चाहिए। नहीं पता तो फिर आप इसको sin 60 से निकाल भी सकते हैं, ठीक है। मतलब यहां पर sin 60 लगा के एंगल 60 डिग्री होगा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, हाइपो पता है 3 है, हाइपो और परपेंडिकुलर से यही आएगा a√3/2। ए क्या होती है साइड होती है, साइड कितना था 3 था, तो इस ट्रायंगल का हाइट आ गया 3√3/2, 3√3/2 है, ये 1/2 है। तो ये छोटा जो ट्रायंगल बना था ना एक AMD ट्रायंगल में AD क्या है हाइपो, AM और MD, AM क्या है परपेंडिकुलर, MD है बेस, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हाइपो स्क्वायर के बराबर होता है। सॉल्व करके बाकी कैलकुलेशन करी, इजीली सॉल्व हो गया। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को बड़ी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। √7 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, बट आपको रीड करना पड़ेगा ढंग से, ठीक है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मैं सीधे से बताऊं तो, ठीक है। 2 ships are approaching a port along straight routes at constant speeds। 2 शिप है वो एक पोर्ट को अप्रोच कर रही है अपनी कांस्टेंट स्पीड से।
इनिशियली टू शिप्स एंड पोर्ट्स फॉर्म्ड एन इक्वेटेड ट्रायंगल। इनिशियली जो हमारा टू शिप्स थी और पोर्ट था, मान लो हमारा पोर्ट है, ठीक है, और हमारे पास दो शिप्स हैं, ठीक है, और हमारे पास दो शिप्स हैं, तो वो इक्वेटेड ट्रायंगल बनाती है, ठीक है। वो क्या बनाती है? इक्वेटेड ट्रायंगल। समझ में आ गई आप लोगों की बात, ठीक है। तो ये एक इक्वेटेड ट्रायंगल है, ठीक है। इनिशियली टू शिप्स एंड द पोर्ट्स फॉर्म्ड एन इक्वेटेड ट्रायंगल विद साइड 24 किलोमीटर। ये साइड, ये मान लो यहां पर शिप 1 है और यहां पर ये शिप 2 है। तो इनिशियली जो पोर्ट है और दोनों शिप्स हैं वो क्या बनाती हैं? इक्वेटेड ट्रायंगल बनाती हैं। क्या बनाती हैं? इक्वेटेड ट्रायंगल, ठीक है। हमें आगे बोला जा रहा है टू शिप्स एंड द पोर्ट फॉर्म्ड एन इक्वेटेड ट्रायंगल विद साइड 24 किलोमीटर। साइड कितनी है? 24 किलोमीटर है, ठीक है। यानी कि ये भी 24, ये भी 24, ये भी 24। अब स्टोरी शुरू होती है, अब आएगा मजा, ठीक है। When the slower ship traveled 8 kilometer, the triangle formed by the new position of the two ships and the port become right angled, ठीक है। जब जो हमारी स्लोअर शिप है, मैं इसको स्लोअर मान लेता हूं, किसी भी एक को स्लोअर मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये शिप स्लोअर शिप है। जब स्लोअर शिप 8 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है, और आपको पता है ना वो दोनों शिप मूव कर रही है, ठीक है। टू शिप्स आर अप्रोचिंग अ पोर्ट अलोंग स्ट्रेट रूट्स एट देयर कांस्टेंट स्पीड। दोनों शिप मूव कर रही है, ऐसा नहीं सिर्फ एक ही शिप मूव कर रही है। ये पूरा 24 किलोमीटर है, तो इसमें से 8 किलोमीटर उसने कवर किया, तो 8 किलोमीटर लगभग यहां तक होगा। यहां आने के बाद अब ये स्लोअर शिप है, इसने 8 किलोमीटर ट्रेवल किया है, तो फास्टर शिप ने डेफिनेटली 8 से ज्यादा कवर किया होगा। तो मान लो फास्टर शिप यहां पर पहुंच गई, ठीक है। तो अब जो इनके बीच में एंगल बन रहा है ना, मतलब अब जो बन रहा है यहां पर, क्या बन रहा है? ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। ये तो सबको पता है 60 है, क्योंकि इक्वेटेड ट्रायंगल था, ये तो सबको मालूम है ना 60 है। तो ये बन रहा है हमारे पास अब एक इक्वेटेड ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। अभी यहां पर मान लेते हैं इसकी पोजीशन को, ये यहां पर बन गया ना मुझसे, तो यहां पर मान लेते हैं, ठीक है। तो ये अभी फास्टर शिप यहां पर है, स्लोअर शिप यहां पर है, ठीक है। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं एक्स, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं वाई, ठीक है, और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं पॉइंट पी, ठीक है। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 60 है, तो राइट एंगल कौन सा होगा? राइट एंगल कौन सा होगा? डेफिनेटली यही होगा ना 90 डिग्री। तो ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये 90 है, 60 है, 30 है, ठीक है। मतलब बहस करने का विषय ही नहीं आना चाहिए कि आपने इसको 30 क्यों नहीं लिया, क्योंकि बड़े एंगल के सामने वाली साइड बड़ी होती है। अब मुझे पता है डेफिनेटली ये वाली साइड बड़ी है, क्योंकि इधर स्लोअर शिप कवर कर रही थी, इसको फास्टर शिप ने कवर किया। ये डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस ज्यादा है, यानी कि px जो है वो ग्रेटर देन है py से। अगर px ग्रेटर देन है py से, तो px के सामने बड़ा एंगल होगा, क्योंकि ये एंगल 60 है, तो इन दोनों का सम 120 होगा। और ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो एक 90 होगा, एक 30 होगा। अब खुद सोचो, राइट एंगल ट्रायंगल में अपने को ये, अगर आपको पता है ना, एक राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा है जिसमें ये 90 है, ये 60 है, ये 30 है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि भैया 60 के सामने √3 होता है, 30 के सामने 1 होता है, 90 के सामने 2 होता है। ये रेशो होता है साइड्स का, दीज आर नॉट द एक्चुअल वैल्यू बट रेशो होता है। तो 30 के सामने 1, 30 के सामने कितना? 30 के सामने कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। 90 के सामने 2 होता है, और 60 के सामने कितना होता है? √3 होता है। ये बात समझ में आ गई? तो इन दोनों का रेशो 1:2 होगा। इस 2 का वैल्यू कितना है जी? 8 ही तो कवर किया था उसने, पूरा 24 है, 24 पूरा है ना, दिया हुआ है ना उसने, 24 है पूरा। देखो 24 में से 8 कवर किया तो कितना बचा? 16। रेशो का 2 16 के बराबर है, तो 1 का वैल्यू 8 के बराबर होगा, यानी कि ये यहां से लेके यहां तक कितना होगा? 8 होगा। ये यहां से लेके यहां तक कितना होगा? 8 होगा। ये बात समझ में आ गई? ये 8 है, ये 16 है, ठीक है। तो जो, अब मुझे खुद बताओ, अगर ये 8 है तो नीचे वाला 16 होगा, नीचे वाला 16 होगा। यहां से मुझे एक चीज समझ में आ रही है, जितनी देर में स्लोअर शिप ने ये 8 कवर किया, जितनी देर में स्लोअर शिप ने ये 8 कवर किया, फास्टर शिप ने 16 कवर कर लिया। जितनी देर में स्लोअर शिप 8 कवर किया, फास्टर शिप ने 16 कवर कर लिया। टाइम दोनों का बराबर है, तो स्पीड ऑफ फास्टर शिप एंड स्पीड ऑफ स्लोअर शिप का रेशियो कितना आ गया? 2/1। मतलब अगर ये 8 कवर करती है तो ये 16 कवर करती है, दुगना कवर करती है। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है? व्हेन द फास्टर शिप ये वाली है, व्हेन द फास्टर शिप रीचेस द पोर्ट, द डिस्टेंस इन किलोमीटर बिटवीन द अदर शिप एंड द पोर्ट। जब फास्टर शिप पोर्ट पर पहुंच जाएगी तो उस टाइम पे स्लोअर शिप और पोर्ट के बीच में कितना डिस्टेंस होगा? मुझे आप ये बताओ, फास्टर शिप को कितना डिस्टेंस कवर करना है? 8 कवर करना है। जितनी देर में ये 8 कवर करेगी,
जितनी देर में फास्टर शिप 8 कवर करेगी तो उतनी देर में वो 4 कवर करेगी, क्योंकि इन दोनों की स्पीड का रेशियो 2/1 है ना। जितनी देर में इसने 16 कवर किया था तो उसने 8 कवर किया था, आधा कवर करती है। ये 8 कवर करेगी तो ये कितना कवर करेगी? 4। तो इसने 8 किया तो 4 मान लो यहां तक आ गया है, ठीक है। तो 8 और 4 12, पूरा 24 है, तो कितना बचेगा फिर? 12 बचेगा। तो ये 12 इसका आंसर आ गया, ये तो निकालना था ना हमें। व्हेन द फास्टर शिप रीचेस द पोर्ट, फास्टर शिप को पोर्ट पर पहुंचने में 8 डिस्टेंस कवर करना है। जितनी देर में ये 8 कवर करेगी उतनी देर में 4 कवर करेगी, क्योंकि स्लोअर शिप जस्ट आधा डिस्टेंस कवर करती है। 8 पहले कवर किया हुआ है, 4 कवर कर दिया, 24 में से 12 कवर हो गया, तो कितना बचा? 12 बचा। व्हेन द फास्टर शिप रीचेस द पोर्ट, जब ये फास्टर शिप पोर्ट पर पहुंचेगी तो ये 12 कवर कर चुकी होगी। वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द अदर शिप एंड द पोर्ट। अदर शिप और पोर्ट के बीच में कितना डिस्टेंस बचेगा? 12 बचेगा, जो कि हमारे पास ऑप्शन 4 में है, जो कि हमारे पास ऑप्शन 4 में है, ठीक है, जो कि हमारे पास ऑप्शन 4 में है, ठीक है। यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या? ठीक है, यहां तक की स्टोरी समझ में आने लग रही है क्या? यहां तक की स्टोरी समझ में आने लग रही है क्या? जल्दी से बताओ जरा, ठीक है। तो मतलब देखो, हो सकता है जब मैं समझाता हूं आप लोगों का ध्यान समझने में होता हो, मैं कभी नहीं कहता, एक्चुअल में तरीका है ही नहीं लर्निंग का। क्वेश्चन तुम्हारे सामने आया, तुमने कॉन्सेप्ट कवर किए हुए हैं, वीडियो पॉज करो, अब अपना दिमाग लगाओ। पहले आप तो देखो ना कि क्वेश्चन में क्या हो सकता है। जब तक आप खुद नहीं देखोगे कि यार ये क्वेश्चन में इतना डाटा गिवन है, इसके बेसिस पे मैं ये सोच पा रहा था, तब भी मेरा आंसर नहीं निकला। मैंने 15 मिनट तक सोचा, मेरा तब भी आंसर निकला। अब जैसे ही मुझे सर ने बताया तो मैं सोच पा रहा हूं। तो दिस इज द वे यार, ये लर्निंग का तरीका है, ठीक है। तो कभी भी अगर रिकॉर्डिंग वीडियो डाल के फायदा तो बहुत है, स्टूडेंट को बहुत फायदा है। वीडियो पॉज किया, देखना शुरू कर दिया, वीडियो पॉज करा और अब हमने देखना शुरू कर दिया कि इसमें क्या हो सकता है। फिर नहीं समझ में आया तो सॉल्यूशन देखो, ठीक है। और मैं लिटरली बता रहा हूं, ठीक है यार, ये ना मैं अगेन बोलूंगा, ये हवा बना रखी है। ये कैट का क्वेश्चन था, मुझे बताओ मैंने इसमें कौन सी अलग थ्योरम यूज करी? जो हमने कैट के प्रिपरेशन पढ़ाई थी, कुछ अलग यूज किया है क्या? 9th-10th के लेवल तक की ज्योमेट्री एग्जाम में आती है, दैट्स इट, ठीक है। अगर मैं बोलने लगूं, मैं ढोल बजाना शुरू कर दूं, कैट बहुत टफ है, बहुत टफ है, बहुत टफ है, ये बोल के तुम्हारी जेब से 1 लाख रुपए ले लूं मैं, तो 1 लाख रुपए लेके कैट टफ नहीं हो जाएगा। अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो और मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, ये तरीका है कैट को क्रैक करने का, ठीक है। चलो, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन मुझे डिस्कस करने थे। एंड व्हाट आई रियली वांट, मैं चाहता हूं आपको पॉलीगन के सारे फॉर्मूले पता हूं, आप पॉलीगन के फॉर्मूले सारे पढ़ लो कि इंटीरियर एंगल क्या होता है, इंटीरियर एंगल को कैसे निकाला जाता है अगर हमें एंगल गिवन है या साइड गिवन है, ठीक है। और उसके बेसिस पर आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, और मैं चाहता हूं आप लोग इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, ठीक है।